हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ ज्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस में जो आपका क्वेश्चंस होता है, इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एक टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट। 5 या 4 नंबर के जरूर आते हैं क्वेश्चन इसमें से, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो 75 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। ठीक है, चलिए इससे पहले के जो टॉपिक है, देखिए आपको ई नजर आ रहा होगा, तो मैं डी तक के टॉपिक जो है वो मैं पहले डिस्कस आपसे कर चुका हूं। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है व्यूवर्स, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एकाकी व्यापार को व्यवसाय संगठन का निम्नांकित लाभ उपलब्ध नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सीमित दायित्व। क्वेश्चन 2, एक सार्वजनिक कंपनी अपना रजिस्टर्ड कार्यालय मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र ले जाना चाहती है तो उसे कम से कम परिवर्तन करना होगा। तो किस पर? ऑप्शन ए, अपने पार्षद सीमा नियम पर। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पहले स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सार्वजनिक कंपनी और सहकारी कंपनी में सामान्यता होती है। तो ऑप्शन ए, सदस्यों के दायित्व। क्वेश्चन 5, सहकारी संगठन में सदस्यों को मतदान का अधिकार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, समान रूप से। क्वेश्चन 6, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सन 1948 में। क्वेश्चन 7, आर्थिक व सामाजिक असंतुलन के परिणाम स्वरूप किस व्यवसाय का उदय हुआ? ऑप्शन ए, सरकारी उपक्रम। क्वेश्चन 8, सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के तहत आने वाला औद्योगिक, कृषि, वित्तीय एवं वाणिज्यिक संस्थान कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सार्वजनिक उपक्रम। क्वेश्चन 9, लाल फीताशाही एवं नौकरशाही बोलबाला किस उपक्रम में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन बी, सार्वजनिक उपक्रम। क्वेश्चन 10, सार्वजनिक उपक्रमों का प्राचीनतम रूप है। ऑप्शन ए, विभागीय संगठन। ठीक है। क्वेश्चन 11, निम्न में से विभागीय संगठन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी, दामोदर घाटी निगम। क्वेश्चन 12, कि सार्वजनिक उपक्रम का वह कौन सा प्रारूप है जिसकी स्थापना सरकार द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन सी, सार्वजनिक निगम। ठीक है। क्वेश्चन 13, कि आरबीआई कौन से सार्वजनिक उपक्रम का संगठनात्मक प्रारूप है? ऑप्शन सी, सार्वजनिक निगम। क्वेश्चन 14, सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है, कंपनी अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन 15, केवल फर्म के लाभों में सम्मिलित साझेदारों को कहते हैं। ऑप्शन सी, अवयस्क साझेदार। क्वेश्चन 16, वह साझेदार जिसका फर्म में कोई लेना देना नहीं होता है कहलाता है। ऑप्शन सी, नाम मात्र साझेदारी। क्वेश्चन 17, विशिष्ट प्रयोजन एवं उद्देश्य के लिए गठित साझेदारी क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, विशिष्ट साझेदारी। क्वेश्चन 18, वह साझेदारी जिसे भारतीय विधान में मान्यता नहीं है। ऑप्शन डी, सीमित साझेदारी। क्वेश्चन 19, वह साझेदारी जिसकी अवधि निश्चित नहीं होती तथा साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है कहलाती है। ऑप्शन सी, ऐच्छिक साझेदारी। क्वेश्चन 22, वह साझेदारी जिसमें अवयस्क साझेदार का दायित्व सीमित होता है। देखिए, ना तो वह सीमित साझेदारी होती है, ना सीमित साझेदारी होती है और ना ही विशिष्ट साझेदारी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 22, कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि फर्म के विघटन पर सभी साझेदारों को सहमत होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन 22,
कि न्यायालय के आदेश से निम्न दिशाओं में फर्म का विघटन हो सकता है? ऑप्शन सी, जब कोई साझेदार स्थायी रूप से कर्तव्य निर्वाह में असमर्थ हो जाए। क्वेश्चन 23, जब किसी संपत्ति पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो यह स्थिति कहलाती है? ऑप्शन बी, सह स्वामित्व। क्वेश्चन 24, संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा संचालित व्यवसाय पर कौन सा कानून लागू होता है? ऑप्शन डी, हिंदू लॉ। क्वेश्चन 25, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का मिताक्षरा प्रारूप किस प्रदेश में लागू नहीं होता? ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 26, एक सबके लिए सब एक के लिए किस व्यवसाय का मूल मंत्र है? ऑप्शन डी, सहकारी संगठन। क्वेश्चन 27, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का वह कौन सा रूप है जिसमें केवल पुरुष सदस्य ही पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सेदार होते हैं? ऑप्शन ए, मिताक्षरा। क्वेश्चन 28, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का वह कौन सा रूप है जिसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्री सदस्य भी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदार होती है? ऑप्शन बी, दाएं भाग। क्वेश्चन 29, जन्म लेते ही कोई बच्चा कौन से व्यवसाय का सदस्य बन जाता है? ऑप्शन सी, संयुक्त हिंदू परिवार का। ठीक है। क्वेश्चन 30, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में किसका दायित्व असीमित होता है? ऑप्शन सी, सिर्फ कर्ता का। क्वेश्चन 31, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता के अलावा शेष सभी सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि लाभ विभाजन अनुपात में। ठीक है। क्वेश्चन 32, निम्न में से किसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है? ऑप्शन डी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्वेश्चन 33, कौन से व्यवसाय में कोई भी बाहरी पक्षकार सदस्य नहीं बन सकता है? ऑप्शन बी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। क्वेश्चन 34, सहकारिता व समानता मूलक प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर किस व्यवसाय का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए, सहकारी संगठन। क्वेश्चन 35, सेवा तत्व ही जिसका मूल उद्देश्य होता है कहलाता है? ऑप्शन बी, सहकारी संगठन। क्वेश्चन 36, सहकारी संगठन द्वारा कमाए गए आधिक्य को लाभांश के रूप में कितना वितरित किया जा सकता है? ऑप्शन बी, 10% से अधिक। क्वेश्चन 37, सहकारी समितियों का पंजीयन निम्न के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए, सहकारी अधिनियम 1912। क्वेश्चन 38, एकल स्वामित्व से क्या आशय है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि एक व्यक्ति द्वारा आर्थिक क्रियाओं का प्रबंध, संचालन, नियंत्रण एवं लाभ हानि का दायित्व। क्वेश्चन 39, कि व्यावसायिक संगठन का अति प्राचीन रूप है? तो ऑप्शन बी, एकल व्यापार। क्वेश्चन 40, एकल व्यापारी का दायित्व होता है? ऑप्शन ए, सीमित। क्वेश्चन 41, सरकारी नियमन से कौन सा संगठन मुक्त है? ऑप्शन सी, एकल व्यापार। क्वेश्चन 42, एकल स्वामित्व उपयोगी है? ऑप्शन डी, छोटे व्यापार व्यवसाय के लिए। क्वेश्चन 43, निम्न में से किसका पंजीयन, इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं पंजीयन को या पंजीकरण को, अनिवार्य नहीं है? ऑप्शन सी, एकल व्यापार। क्वेश्चन 34, कौन सा व्यवसायिक स्वरूप ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देता है? ऑप्शन बी, एकल व्यापार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 45, किस व्यवसायिक स्वरूप में अत्यधिक गोपनीयता बनी रहती है? ऑप्शन डी, एकल व्यापार। क्वेश्चन 46, एकल स्वामित्व का मुख्य दोष कौन सा है? ऑप्शन डी, असीमित दायित्व। क्वेश्चन 47, विश्व में सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम व्यावसायिक संगठन स्वरूप कौन सा है? ऑप्शन सी, एकल व्यापार। क्वेश्चन 48, साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी का अर्थ है? ऑप्शन डी करेक्ट है कि उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध जो व्यवसाय के लाभ हानि को
आपस में बांटते हैं तथा उनमें से कोई एक या अधिक व्यापार का संचालन करते हैं। क्वेश्चन 49, साझेदारी विलेख होना चाहिए। ऑप्शन सी, स्टैम्प पेपर पर लिखित। क्वेश्चन 50, साझेदारों के मध्य साझेदारी के लिए कैसा अनुबंध होना चाहिए। ऑप्शन बी, लिखित। क्वेश्चन 51, एक साझेदार अपने हित का हस्तांतरण करता है, ठीक है, कर सकता है। ऑप्शन सी, अन्य साझेदारों की सहमति से। क्वेश्चन 52, साझेदारी फर्म में साझेदारों के मध्य संबंध होता है। ऑप्शन ए, प्रधान एजेंट। क्वेश्चन 53, एक साझेदारी संस्था का अस्तित्व होता है। ऑप्शन बी, साझेदारों से पृथक नहीं। क्वेश्चन 54, एक साझेदारी फर्म में कम से कम साझेदारों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं कि कम से कम 2 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 55, कि साझेदारी फर्म में एक साझेदार का दायित्व होता है। ऑप्शन डी, असीमित। क्वेश्चन 56, एक साझेदारी संगठन का निर्माण किस प्रयोजन के लिए होता है। ऑप्शन डी, व्यवसाय संचालन एवं लाभ कमाने के लिए। क्वेश्चन 57, बैंकिंग व्यवसाय के लिए गठित साझेदारी संगठन में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शन सी, 10। क्वेश्चन 58, सामान्य व्यवसाय की दशा में साझेदारी संगठन की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन बी, 20। क्वेश्चन 59, साझेदारों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कौन करता है। तो ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956। स्टूडेंट्स, यहां पर अब कंपनी अधिनियम 2013 आएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 60, कि साझेदारों के बीच मतभेद का निपटारा किसके द्वारा होता है। ऑप्शन डी, पंच निर्णय द्वारा। क्वेश्चन 61, साझेदारी का पंजीयन कराना। ऑप्शन ए, ऐच्छिक है। क्वेश्चन 62, क्या अपंजीकृत साझेदारी फर्म और उसके साझेदारों पर बाह्य पक्ष वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, हां, ठीक है। क्वेश्चन 63, साझेदारी का पंजीयन कराया जाता है। ऑप्शन बी, रजिस्ट्रार कार्यालय से। क्वेश्चन 64, अपंजीकृत फर्म की एक मुख्य अक्षमता क्या होती है। देखिए, इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट है कि वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकता। क्वेश्चन 65, निम्न में से किस व्यवसायिक संगठन में व्यवसाय का विशिष्ट वैधानिक इकाई का स्वरूप है। ऑप्शन डी, संयुक्त स्कंद कंपनी। क्वेश्चन 66, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन को एक कार्य के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन डी, विशिष्ट साध्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों को कर्तव्य सौंपने की प्रक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए आपको मैचिंग दे रखा है ना, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है, ठीक है। अगर हम एक ही बात करें तो जो संयुक्त हिंदू परिवार है वो इसमें पॉइंट नंबर 3 से संबंधित है कि सहभागियों द्वारा स्वामित्व। ऑप्शन बी, जो सार्वजनिक उपक्रम है वो 2 नंबर से ही संबंधित है कि सरकार द्वारा स्वामित्व व नियंत्रण, ठीक है। सी है कि कंपनी की धारा 25, तो वो 4 नंबर से संबंधित है कि वाणिज्य, कला, विज्ञान आदि को बढ़ावा देने के लिए बनी लिमिटेड कंपनी। और जो डी है सहकारी संगठन कला, वो है 1 नंबर के पॉइंट से कि अपने समान हितों के लिए व्यक्तियों का संघ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68, कि व्यवसायिक संगठन के सहकारी रूप के लिए निम्न में से कौन सा एक लागू नहीं होता। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इसका गठन सामान्य तथा सीमित साधनों वाले शिल्पकारों तथा उपभोक्ताओं द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन 69, कि एक सहकारी उपभोक्ता भंडार में प्रत्येक सदस्य का मत, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 1-1 होता है। क्वेश्चन 70, एक साझेदारी फर्म का पंजीयन न कराने पर, ऑप्शन बी, उसे किसी बाह्य पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन 71, एक साझेदारी फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है कि फर्म का कारोबार अवैध हो जाए। क्वेश्चन 72,
किसी समझौते के अभाव में एक साझेदार के दिवालियापन से उत्पन्न हानि अन्य साझेदारों द्वारा वहन की जाती है। ऑप्शन बी, उनके पूंजी अनुपात में। क्वेश्चन 73, किसी साझेदारी का विघटन कब होना आवश्यक है? तो ऑप्शन डी, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन 74, कि एकल व्यापारी के दायित्व भुगतान के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है कि व्यवसाय की कुल रोकड़ राशि, संपत्तियां, निजी जायदाद व रोकड़ एवं मूल्य पदार्थ। क्वेश्चन 75, कि एक साझेदारी स्वतः ही विघटित यानी कि समाप्त हो जाती है जब। ऑप्शन बी, एक साझेदार की मृत्यु हो गई हो। क्वेश्चन 76, 25 व्यक्तियों का एक संघ बिना पंजीकरण के ही व्यापार कर रहा है तो उसे कहा जाएगा। ऑप्शन सी, अवैधानिक संघ। क्वेश्चन 77, के निष्क्रिय साझेदार से तात्पर्य है जो। ऑप्शन बी, वास्तविक साझेदार है जो साझेदार के रूप में उल्लेखित नहीं होता है। तो व्यूअर्स, ये आपका टॉपिक फिलहाल यहाँ पे 77 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं जो खत्म हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक लिया जो आपका ऑडिटिंग का है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन इससे संबंधित है, इसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार किस धारा के तहत कंपनी के निवार्य समापन हेतु न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, धारा 243। क्वेश्चन 2, किस धारा के तहत केंद्र सरकार कुछ परिस्थितियों में दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों से अनुसंधान का समस्त व्यय वसूल कर सकती है? ऑप्शन डी, धारा 245। क्वेश्चन 3, किसी धारा के तहत केंद्र सरकार निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर जनहित में आवश्यक समझे तो संबंधित व्यक्तियों से हर्जाने की प्राप्ति हेतु कार्यवाही कर सकती है? तो ऑप्शन सी, धारा 224। क्वेश्चन 4, फर्म में सम्मिलित होने वाले साझी द्वारा कराए जाने वाले अनुसंधान में सम्मिलित हैं। तो देखिए तीनों ही है, फर्म की उपार्जन क्षमता क्या है और फर्म की संपत्तियां किस हालत में है और साझेदारी संलेख की व्यवस्थाएं ठीक है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, आप एक ऐसे व्यक्ति के अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं जो किसी व्यवसाय को ऋण देना चाहता है। तो आप जांच करेंगे, जाहिर बात है तीनों बातों की जांच की जाएंगी कि जमानत के लिए दी जाने वाली संपत्ति का स्वभाव, जमानत के लिए दी जाने वाली संपत्ति का मूल्य और व्यवसाय की सामान्य आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 6, आप एक ऐसे व्यक्ति के अनुसंधानकर्ता नियुक्त किए गए हैं जो किसी व्यवसाय में ऋण देना चाहता है। तो आप जांच करेंगे ऑप्शन नंबर डी कि व्यवसाय की शाखाएं कितने शहरों में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक कंपनी के अंशों का मूल्य निर्धारित करने वाले अनुसंधानकर्ता द्वारा ध्यान रखा जाएगा कि, देखिए तीनों ही बातें ठीक है, कि व्यापार का झुकाव किस ओर है, मुद्रा बाजार की स्थिति क्या और कैसी है और अधिमान अंशों पर यानी प्रेफरेंस शेयर पर दी जाने वाली जो डिविडेंड है, जो दर है, क्या है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 8, कि एक कंपनी के अंशों के मूल्य के निर्धारण के संबंध में अनुसंधानकर्ता को स्पष्ट कारण देने होते हैं। इसका मुख्य कारण है कि ऑप्शन सी, न्यायालय इसकी जांच भी कर सकता है। क्वेश्चन 9, अनुसंधान किसी विधान के अंतर्गत, ऑप्शन बी, अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन 10, केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है जब, ठीक है तीनों ही परिस्थितियां, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जब धारा 237 के अनुसार कंपनी ने विशेष प्रस्ताव द्वारा घोषणा की हो या न्यायालय घोषित करे कि अनुसंधान होना चाहिए तब निरीक्षक की नियुक्ति का आदेश देगा। ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन 12, एक ऐसी संस्था जिसकी कुल बिक्री तो बढ़ रही है किंतु उसके सकल लाभ का प्रतिशत गिर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता जांच में शामिल करता है। देखिए तीनों ही बातें कि पिछले वर्षों की तुलना में क्रय लागतें, क्रय बीजकों को 2 बार तो नहीं लिख दिया गया और मजदूरी की पिछली और वर्तमान दरें। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन 13 की प्रश्न संख्या 12 के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता शामिल नहीं करेगा। ऑप्शन डी, अंकेक्षक का पारिश्रमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अनुसंधानकर्ता को अपना दायित्व कम करने के लिए अपनी रिपोर्ट में, ऑप्शन सी करेक्ट है, विशेषज्ञों की रिपोर्ट एवं टिप्पणियों का उल्लेख करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान की सामान्यतः अवधि होती है। ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष से लगातार 6 वर्षों तक। क्वेश्चन 16, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए लेखों एवं रिकॉर्डों की जांच को ही अनुसंधान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि स्पाइसर एवं पैगलर का। क्वेश्चन 17, कि अनुसंधान का उद्देश्य स्पष्ट किया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नियोक्ता द्वारा। क्वेश्चन 18, अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में सम्मिलित होता है। देखिए तीनों ही बातें कि उद्देश्य का निर्धारण, परिणाम का उपयोग और अवधि एवं कार्यक्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 19, कि अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि लेखों का असत्यता को स्वीकार करना। ठीक है। क्वेश्चन 20, अनुसंधान के उद्देश्यों में सम्मिलित है। देखिए तीनों ही बातें सम्मिलित है कि किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय की खरीद, नई कंपनी द्वारा चालू व्यवसाय की खरीद और फर्म में किसी नए साझी का प्रवेश। क्वेश्चन 21, कि अनुसंधान का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, लाभ हानि का पता लगाना। क्वेश्चन 22, अनुसंधान कराने का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अंशों का आवंटन करना। क्वेश्चन 23, कंपनी अनुसंधान हेतु नियुक्त निरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, उपयुक्त सभी की। कंपनियों की संपत्तियों का अस्तित्व क्या और कैसा है, कंपनियों के दायित्वों का स्वभाव कैसा है, कंपनी का अपनी सहायक कंपनियों के साथ व्यवहार कैसा है, एवं अंतिम खातों में लाभ हानि का निर्धारण किस प्रकार किया गया है। क्वेश्चन 24, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक निरीक्षक को प्रदत्त अधिकार है। ठीक है, तीनों ही अधिकार हैं कि वह कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं एजेंटों से आवश्यक सूचना मांग सकता है, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए विशेषज्ञों से परामर्श ले सकता है, और कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनियों के प्रबंध संचालक या मैनेजर के मामलों का अनुसंधान कर सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। और व्यूअर्स लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25, कि निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार धारा 242 के तहत किस अधिकार का प्रयोग कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध सह अपराध दायित्व के लिए मुकदमा दायर करना। तो व्यूअर्स ये आपके 102 क्वेश्चन दिए हैं मैंने इंपॉर्टेंट। अगला जो टॉपिक है ये आपको नजर आ रहा होगा राइट हैंड साइड में, तो इसको मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है ऑडिटिंग के। ठीक है, तो लगभग 25 के आसपास केस लॉ मेरे पास तैयार हैं, तो वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो व्यूअर्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन कैंडिडेट्स ने अगर सीटेट का या यूपी टेट का अगर फॉर्म भरा है तो वो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पिछले सालों के जो भी कोई क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं सीटेट के, यूपी टेट के, राजस्थान के, ठीक है, बिहार के, तो वो सब आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, सीटेट वालों की तो मैंने प्लेलिस्ट अलग तैयार करी है, और जो यूपी टेट वाले हैं उसी में ही आपके यूपी के, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, बिहार के, झारखंड के, सबके उसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ताकि अदर जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको पढ़ना है और क्वेश्चंस अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं तो उनको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मैटर अवेलेबल हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।